Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करने के लिए जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। दोस्तों याद होगा हमने लास्ट क्लास के अंदर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और मैंने आपको एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगवाई थी जिससे आपके बेसिक्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। आज की क्लास का जो हमारा टारगेट है, आप जानते हो हम हमेशा टारगेट बेस पर काम करते हैं, तो आज हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो रबी और खरीफ क्या होता है ये पढ़ेंगे और फूड फिलॉसफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड फिलॉसफी ऑफ इंडिया। इसमें 3 स्टेजेस हैं, वो क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप विश्वास मान के चलो, अगर आप ये वीडियो लेक्चर सीरीज देखोगे ध्यान से तो आपको ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगर आप हमसे हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ के साथ हम हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए या करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और व्हाट्सएप पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो। प्लीज़ अपना नाम और स्टेट का नाम जरूर हमें सेंड किया करो जिससे हम उसे सेव कर लें और व्हाट्सएप पे जो भी हम स्टेटस में अच्छी चीज़ें डालते हैं वो आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज रबी एंड खरीफ एंड फूड फिलॉसफी ऑफ इंडिया। मेक श्योर आपने हमारी लास्ट क्लास देखी जिसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन का ब्रीफ डिस्कशन दिया था क्योंकि इस चैप्टर के लिए बेस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए रबी और खरीफ की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जब हम फसलें उगाते हैं ना तो हम मानसून के हिसाब से हम फसलों को नाम देते हैं और ये ट्रेडिशनल नाम है जो स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं। देखो इस बुक ने 2 ही चीज़ें डिस्कस की है, रबी और खरीफ। रियलिटी के अंदर 3 होती है, रबी खरीफ और ज़याद। पढ़ो जरा, लिखा है कि जो इंडिया की जो क्रॉप होती है उसको सीजन के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे 3 होता है, ठीक है, खरीफ, रबी और ज़याद। ठीक है, कहा गया कि जो खरीफ की फसल होती है ये समर यानी गर्मियों की होती है जो जुलाई से अक्टूबर तक चलती है और ये समर मानसून में डिपेंड होती है। रबी की जो फसल होती है सर्दियों में उगाई जाती है, अक्टूबर से मार्च तक में, विंटर सीजन होती है। और एक होती है ज़याद फसल। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ें क्लियर होगी, रबी और खरीफ क्या होती है। अब जैसे एक बात बताओ, अखंड भारत की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आप पॉलिटी में तो पढ़ते ही होगे ना, जियोग्राफी के अंदर, तो पहले के टाइम में 1947 से पहले जो हमारा देश था वो अखंड भारत था जिसमें पाकिस्तान भी भारत था, मतलब पाकिस्तान को तो भारत का टुकड़ा है, वो है तो रियलिटी में इंडिया ही। बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, ये सब क्या था, पूरा एक था। फिर इसको डिवीज़न में डिवाइड किया गया क्योंकि कई सारे खराब लोग थे, अलादीन, जिन्ना वगैरह, इन सब लोगों ने क्या किया, डिवीज़न करना शुरू किया। तो आप इतना समझ जाओ कि अखंड भारत जो था उसमें जो पैटर्न चलता था आज भी वही पैटर्न चलता है डिवीज़न होने के बाद भी। जैसे आप जानते हो जो ईस्ट पाकिस्तान है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, इनके यहाँ भी सेम यही कॉन्सेप्ट चलता है क्योंकि भाई पहले वो इंडिया ही तो था। आप बेसिक बात को समझो, ये वाला पैराग्राफ ये बोलता है कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है इन 2 कंट्री में रबी और खरीफ की फसल जैसे इंडिया में चलती है वैसे वहाँ चलेगी। भाई क्यों नहीं चलेगी, जब ये इंडिया का पार्ट है या पार्ट थी तो वहाँ भी तो वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो हमने बनाए हुए हैं, वो कहाँ से नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है, बोलो क्लियर वो। अब जो ये रबी और खरीफ का जो मेन जो नाम है वो अरेबिक लैंग्वेज है, जिसमें खरीफ का मतलब होता है एटोनमन और रबी का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु जिसे बोलता है। ठीक है, देखो अब जो खरीफ क्रॉप होती है उसमें क्या क्या चीज़ आती है, राइस आता है, मेज़ आता है, पियरल्स आते हैं, बाजरा आती है, फिंगर माइलेट आती है, रागी, ये सब आप याद कर लेना। ठीक है, और सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी किसमें आती है, आपकी खरीफ फसल में आती है। और रबी की फसल में क्या क्या चीज़ आती है, आपकी वीट हो गया, ओट्स हो गए, ठीक है, और आपकी ग्राम्स हो गए, पल्सिस हो गई और मस्टर्ड ऑयल हो गई, ये सब किस में आती है, आपकी किस में आती है, खरीफ में आती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको रबी और खरीफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फूड फिलॉसफी ऑफ इंडिया में कि हमारे यहाँ पर फूड को लेकर इंडिया में क्या क्या चीज़ें रही हैं। तो हमने ब्रॉडली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वही लिखा हुआ है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 फेजेस में डिवाइड किया है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। पढ़ते हैं एक करके। देखो अब मेरी बात को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जिन्होंने हमारी फर्स्ट क्लास ली है, ये इंट्रोडक्शन वाली आधे घंटे की क्लास थी, उनको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियोस को देखते रहो सीक्वेंस के हिसाब से, कोई वीडियो स्किप मत करो। ये पूरी रमेश सिंह जो 21 चैप्टर है हम ऐसे ही नहीं करा रहे, हम चाहते हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो एक भी वीडियो आप स्किप मत करो। ठीक है, सुनो बात, आप जानते हो जब हमारा देश गुलामी सह रहा था 200 साल तक, तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड थे, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, एग्रीकल्चर पे। तो आप समझो एग्रीकल्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आप समझो मोर देन 2/3 पॉपुलेशन आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो द एग्रीकल्चर इज द वेरी मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। बट
टाइम के अकॉर्डिंग हमने एग्रीकल्चर के साथ खिलवाड़ करने शुरू किए, जिसका इम्पैक्ट हमारी इंडिया की इकोनॉमी को देखने को मिला। जिसमें फर्स्ट फेज के अंदर क्या हुआ कि हमारे एग्रीकल्चर पर डोमिनेंस होने के बावजूद भी हम प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमारे देश की डिमांड पैटर्न था, जितना हमें ज़रूरत थी उतनी सप्लाई हम कर ही नहीं पा रहे थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अभी आपने बोला कि हमारे देश में उन दिनों पर जब देश आज़ाद हुआ था तब मोर देन 2/3 पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, फिर भी हम एग्रीकल्चर में इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे कि अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करवा पाए। जितने देश में लोग रहते हैं इंडिया के, उतने लोगों को हम चीज़ ही नहीं दे पा रहे थे, जबकि हमारा एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी थी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। अब इसके पीछे रीज़न जानते हो क्या है? वो रीज़न कई सारे हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, फाइनेंस की फैसिलिटी नहीं प्रॉपर है फार्मर्स के पास मॉनसून पर डिपेंड रहना पड़ता है, उनके पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, उनके पास हाई वैरायटी सीड्स नहीं है, तब तक ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं आया हुआ था। तो उन दिनों पर ये सारे चैलेंजेस हमारे फार्मर्स सह रहे थे, जिसके चलते वो उतनी सप्लाई नहीं दे पा रहे थे जितनी की लोग डिमांड कर रहे थे। यही हमारा फर्स्ट फेज था। तो आपको ये देखो, क्रक्स देखो जो लिखा हुआ है, डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई क्या थी? कम थी, यानी हाई शॉर्टेज थी उन दिनों पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। वही लिखा हुआ। तो यहाँ पर जो मेन एम था वो स्ट्रगलिंग फेज था, क्योंकि हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जितने फूड ग्रेन की हमारे पास यहाँ पर क्या थी? डिमांड थी। तो यहाँ पर मेन फोकस फर्स्ट फेज में क्या किया गया? अचीविंग फिजिकल एक्सेस। इसको अंडरलाइन कर लो। अचीविंग फिजिकल एक्सेस का मतलब है कि हम चाहते हैं कि डिमांड जितनी है उतनी एटलीस्ट हम सप्लाई करें, जिसके लिए हमने कई सारे एग्रीकल्चर में चेंजेस किए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हमने लॉन्च किया। अब क्या होता है, डोंट वरी, मैं आगे आने वाली क्लासों में बताऊंगा आपको। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब एक ऐसी हरित क्रांति आई थी जिसमें हमारे कई सारे प्रोफेसर ने कॉन्सेप्ट दिया, एक ऐसी सीड का निर्माण किया जिसको लगाने के बाद अचानक से जो आपकी प्रोडक्शन है वो कम टाइम में इंक्रीज होने लगी, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई दोनों क्या होगी? बराबर होगी। बट जब तक ये नहीं आया था तब तक हमारे यहाँ पर ये जो फेज है वो चल रहा था। ठीक है, दूसरे फेज की बात करते हैं। सेकंड फेज में क्या हुआ, हमने जैसे तैसे करके ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू डिमांड और सप्लाई को बराबर कर लिया, लेकिन चीजें महंगी हो गई। मतलब देखो, ऊपर वाले फेज के अंदर क्या था? डिमांड और सप्लाई इनइक्वल थे, मतलब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। बट हमने सेकंड फेज के अंदर इस चीज को पूरा कर लिया ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत कि जितने लोग डिमांड कर रहे हैं, जितनी आबादी जो डिमांड कर रही है, हम उतना माल दे सकते हैं, लेकिन माल महंगा मिलता था, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। दोस्तों, हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन से इतना ज़्यादा सरप्लस स्टॉक इकट्ठा हो गया, जितनी ज़रूरत है उससे 3 गुना ज़्यादा। आपको ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर लोग भूखमरी से मर रहे थे। सर ये बात जची नहीं। मतलब ये वो बात है कि एक बंदा जो है वो इतना अच्छा पढ़ने में, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। मतलब हमारे देश में किसान लोगों ने ट्रिपल जितनी सप्लाई है, मान लो 100 यूनिट की सप्लाई है, हमने 300 यूनिट का प्रोडक्शन किया एग्रीकल्चर में, स्टिल लोग भूखमरी से मर रहे हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि हमने फोकस सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर किया, हमने प्राइसेस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। जब हम उन चीज़ों का यूज़ जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें HYV सीड्स बहुत महंगे मिलते थे, तो जब फार्मर उनको खरीदता था तो उसको महंगा पड़ता था, तो मार्केट में जो क्रॉप की प्रोडक्शन है, जो फाइनल आउटपुट निकलता था, वो भी महंगा पड़ता था। तो इससे हर एक इंसान को खाना मिलेगा कॉस्टली रेट पर, ये हर कोई मतलब बियर नहीं कर पाएगा। तो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो गई, लेकिन चीज़ें बहुत महंगी हो गई। समझ रहे हो? तो हमने फर्स्ट फेज से सेकंड फेज पे जंप तो अच्छी मारी, लेकिन चीज़ें महंगी हो गई। वही बात लिखी हुई, ध्यान से पढ़ो इसे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अब हमारे पास एक नया चैलेंज आ गया, इकोनॉमिक एक्सेस का। इकोनॉमिक की बात जब भी आती है, समझ जाओ ये पैसों की बात कर रहा है। चीज़ें महंगी हो गई। जैसे अभी ऊपर क्या था? फिजिकल एक्सेस, डिमांड सप्लाई को बराबर करना। जब बराबर कर ली तो क्या प्रॉब्लम है? इकोनॉमिक एक्सेस की। वो चीज़ें सस्ती नहीं थी, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। तो वही लिखा हुआ है, हैविंग अ मोर देन 3 टाइम्स बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इन सेंट्रल पूल। हमारे पास जितनी ज़रूरत थी उससे भी 3 गुना ज़्यादा फूड ग्रेन स्टॉक में पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में भारत के देखा गया कि लोग भूखमरी से मर रहे हैं। कितनी ख़राब चीज़ है ये। तभी सुप्रीम कोर्ट जागी और सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन फाइल हुई। तब सुप्रीम कोर्ट जागा और उसने कहा कि भाई साहब ऐसा है, PUCL को बोला गया कि आप नेशनल लेवल पे एक फूड प्रोग्राम चलाओ और ये देखो कि कौन से लोग हैं जो ये भूखमरी से मर रहे हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों एक किसान भाई अपनी फसल को इतना महंगा करके बेच रहा है, उसके पीछे रीज़न जानो कि वो इतना कॉस्टली क्यों हो गया है। उसके बाद बात करेंगे। तो क्या हुआ कि जब कोर्ट ने गवर्नमेंट को फटकार लगाई, तब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई चीज़ों के महंगे होने के पीछे कई सारे रीज़न है। फार्मर्स के पास गोडाउन की फैसिलिटी नहीं है, तो लताड़ लगाएगी गवर्नमेंट को और कहा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तब से
फार्मर्स को प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी दो, प्रॉपर गोडाउन की फैसिलिटी दो। वही लिखा हुआ है, जो कोर्ट है उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की दी। गवर्नमेंट ने देखा कि भाई फूड ग्रेन के लिए प्रॉपर स्टॉक नहीं, जिसकी वजह से जो स्टॉक है वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। जब चीज़ डिस्ट्रॉय होती थी तो उसकी कॉस्टिंग क्या हो जाती थी, मार्केट प्राइस बढ़ जाता था। तो ऐसे में अब क्या हुआ, एक्सपोर्ट हमारे लिए लो हो गया। जो चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते थे वो हम नहीं कर पा रहे थे, समझ रहे हो। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो गई। और फिर आप जानते हो, लेकिन उन दिनों पर हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं, स्टिल हमारा एक्सपोर्ट अच्छा चल रहा था। हम वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे वीट के 2002 के अंदर। मतलब ये पॉइंट आपको याद करना है, सन 2002 के अंदर जब हमारा 10th 5 ईयर प्लान चल रहा था, उस टाइम पर हमने अपनी इकॉनमी को, जो इंडस्ट्रियल इकॉनमी थी, उसको प्राइम मूविंग फोर्स से हटा के किस में बना दिया, एग्रीकल्चर में प्राइम मूविंग फोर्स बना दिया। और उन्हीं दिनों हमने वीट का प्रोडक्शन दबा के किया और वर्ल्ड में हम 7th रैंक पर आए वीट के एक्सपोर्ट के अंदर। कब, सन 2002 के अंदर। क्लियर है। और कहा गया कि तभी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से चीज़ें महंगी होनी शुरू हुई, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स का यूज़ किया गया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जिससे प्रोडक्शन तो तेज़ी से हो रहा था, लेकिन उसकी वजह से जो बीज खरीदने के लिए जो चीज़ें, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, सीड्स, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी थी, जिससे आउटपुट भी क्या मिलता था, हमें महंगा मिलता था। और ये आउटपुट महंगा होने की वजह से हर बंदा उसको एक्सेस नहीं कर पाता था, हर बंदा उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता था, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली क्या हुई, प्राइस बढ़ी, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई, जिसकी वजह से हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था और लोग भूखमरी की हालत में फंस गए। और ये देखा गया कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी खाने पीने की चीज़ है उसको सब्सिडाइज रेट पर आम जनता तक पहुंचाने का उन्होंने वादा किया, जिससे कोई भी बंदा भूखा ना रहे और भूखा ना मरे। आई बात समझे। तो ये था सेकंड फेज। क्लियर है। अब बात करते हैं थर्ड फेज की। थर्ड फेज में क्या हुआ कि जो हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, हमने देखा कि देखो एग्रीकल्चर को बढ़ाना है कैसे भी करके, क्योंकि देखो 2002 के अंदर हमने अपनी प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्रीज से कहाँ शिफ्ट कर ली थी, एग्रीकल्चर की शिफ्ट कर ली थी 10th 5 ईयर प्लान में। तो अब हमें एग्रीकल्चर को तो देखो बढ़ाना ही था। तो कहा गया कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो बड़े लेवल पे हो, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से होगी तो इससे इंडस्ट्रीज को भी फायदा पहुंचेगा। आपको याद है मैंने जो इसकी फर्स्ट क्लास थी, मतलब लास्ट क्लास जो थी, उसमें बताया था कि अगर एग्रीकल्चर में 1% का ग्रोथ आता है तो इंडस्ट्रीज में 0.5 का ग्रोथ आता है और नेशनल इनकम में 0.7 का ग्रोथ आता है। तो अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अच्छे से होंगी तो इंडस्ट्रीज को अच्छा रॉ मटेरियल मिलेगा, जिससे इंडस्ट्रीज भी पनपेंगी। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होंगी सर्विस सेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज अपना माल बेचने के बाद सर्विस सेक्टर को तो देती हैं, BPO वगैरह को, कि कॉलिंग करो कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रही है नहीं मिल रही है, आफ्टर सेल सर्विसेज दो। तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर से कई सारे सर्विस सेक्टर क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर सुधरेगा तो इंडस्ट्रीज नहीं सुधरेंगी, बिल्कुल सुधरेंगे। तो बल्कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो है वो सुधर जाएगा, जिसकी वजह से केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर वगैरह कौन प्रोवाइड कराएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। किसको प्रोवाइड कराएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को। इससे इकोनॉमी के अंदर क्या होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, इसमें एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगे। कुछ कंट्रीज ने क्या बोला कि हमें हमेशा एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्रीज में कौन से मेथड यूज करने चाहिए, इको फ्रेंडली मेथड यूज करने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आज जैसे हम HYV सीड्स की बात करते हैं, HYV सीड्स में पता है नो डाउट वो हमें प्रोडक्शन बहुत अच्छे से देता है, लेकिन उसमें हमें इतना ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालना पड़ता था, जिससे एक टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद जो जमीन की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती थी। स्टार्टिंग के फेज में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, मजा आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखें तो वो हमारी लैंड की फर्टिलिटी को कम करता था। तो ये बहुत गलत चीज़ थी, ये इको फ्रेंडली नहीं था। तो इसलिए विदेशों में क्या कहा गया कि हम उन टेक्निक्स को अपनाएंगे इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में जो कि इको फ्रेंडली हो, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को या जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको घाटा ना पहुंचे। तो इंडिया बात करते हैं, इंडिया को अब एक ऐसी ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत थी जो कि इको फ्रेंडली नेचर की हो, जिससे इकोनॉमी जो है फायदे में जाए और ग्रीन प्रोडक्शन हो। ठीक है। ग्रीन जीडीपी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो उसमें बताया था ग्रीन जीडीपी। कौन मुझे बताएगा ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या होता है, कॉमेंट सेक्शन में चलो बताओ, देखते कौन सा ही आंसर देगा। ग्रीन जीडीपी का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं और उससे हमारी इकोनॉमी को, जो हमारी इको सिस्टम है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो उसको हार्म नहीं पहुंचता, ऐसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बोलते हैं ग्रीन प्रोडक्शन या ग्रीन जीडीपी। तो कहा गया अब इंडिया में एक ऐसी हरित क्रांति की जरूरत थी जो कि ग्रीन जीडीपी की तरह से काम करे, जिससे हमारा इकोलॉजिकल जो एक्सेस है वो अच्छा हो जाए, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो अच्छे से हो, जिस वजह से हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ी और इस अप्रोच को हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनाया। फिर हमने क्या किया जानते हो, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू किया। आप जानते हो आज की डेट में बहुत ज़्यादा सेल होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें कोई भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता, जो
HYV सीड्स के थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज़ किए गए थे। तो आज में उनकी डिमांड क्यों बढ़ गई? बिकॉज आज हमें पता चला कि नेचर की कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है, नेचुरल प्रोडक्ट्स की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हानिकारक हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वो ग्लो देंगे लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में वो चीज़ हमारे लिए हानिकारक होती है। इसी वजह से आज की डेट में हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको समझ आया? तो ये 3 फेज़ आपको क्लियर हो गए? यस सर, बिल्कुल फेज़ क्लियर हो गए। तो हमारे पास एग्रीकल्चर के जो तीनों फेज़ हैं वो आपको फिलॉसफी पूरी पूरी क्लियर हो गई और रबी और खरीफ वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो आप जानते हो जब भी हम कोई चीज़ क्लियर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर टिक लगा देते हैं। तो आज का जो टारगेट था आपको याद है, रबी खरीफ और फूड फिलॉसफी ऑफ इंडिया, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये लो हम इस पर क्या कर देते हैं, टिक मार देते हैं। चलो क्लियर हुआ? क्लियर है ना? तो ऐसे ही हम चैप्टर नंबर 8 के एक एक टॉपिक करें। और दोस्तों चैप्टर 8 ही नहीं बल्कि हम 21 के 21 चैप्टर, ये आप देख रहे हो इंडेक्स, बेटा मेरा टारगेट बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। ये देखो अभी मुझे आपको चैप्टर 21 तक लेकर जाना है। ये देखो रमेश सिंह की बुक चैप्टर 21, इस बुक को पढ़ने हो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपको कोई भी सिविल सर्विस हो, यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम हो, CSE हो, कुछ भी हो, सब जगह ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहना, बने रहना, जिससे कि मेरे भी मनोबल बढ़े रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ में लेकर आ पाऊँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें इनिशिएट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार चैनल का लिंक अपने स्टेटस पे भी शेयर कर दोगे तो ज़्यादा हमारी रीच हो जाएगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा आप हमारे लिए इतना भी करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।